हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अकाउंट करेंट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग अकाउंट करेंट प्रिपेयर करने का थर्ड मेथड कवर करेंगे, जिसका नाम है मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बैलेंस मेथड। इसके ऊपर हम लोग एक स्टडी मटेरियल का सवाल भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। आप लोग अपने फ्रेश पेज पे हेडिंग डाल देना, लास्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, दैट इज थर्ड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ठीक है, तो पहले आप लोग मेरे साथ साथ लिखना। लिखते हुए परेशान मत होना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। हम लोग स्टडी मटेरियल के सवाल की हेल्प से इस मेथड को समझेंगे। ठीक है, पर नोट्स में लिखवाता क्यों, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करने बैठो तो उस टाइम आपको सारी चीजें जल्दी जल्दी याद आ जाए। चलिए लिखना शुरू करते हैं इसमें। तो लिखना आप मेरे साथ साथ, फर्स्ट एरो डाल के, दिस मेथड is commonly used in case of banks. This method is commonly used in case of banks. Under this method, balance of account is taken out after each transaction. Next arrow, number of days against each transaction is calculated from its date oblique due date to the date of next transaction. To the date of next transaction, comma, and in case of last transaction, to the close of period. To the close of period. Accordingly, after each transaction, product is calculated as follows. Amount of transaction या अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन भी लिखना चाहिए, इसमें लिखना चाहिए बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। और ये जो बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इनटू नंबर ऑफ डेज
इंटू नंबर ऑफ डेज। अगर जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है तो इस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं, इस प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ऐसे लिखना, एंटर्ड इन डेबिट प्रोडक्ट कॉलम। और अगर ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है तो हम इसको लिखते हैं एंटर्ड इन क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखना है। और जब क्वेश्चन कर लोगे आप लोग तो फिर इसको आप जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट एरो लिखना, एट द एंड ऑफ पीरियड नेट इंटरेस्ट, कॉमा डाल लेना यहां पे, नेट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड as follows, as follows। तो कैसे लिखोगे इसको, लिखना नीचे लिखना इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस। इसको कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट में लिखना टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस, या टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट लिखना, टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/365। तो ये आपका कुछ निकल के आ जाएगा। यहां रुपीस का कॉलम बना देता हूं। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, तो ये कैसे निकलेगा, इसको भी लिख लो, टोटल ऑफ डेबिट प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/365 इंटू 1/365। ठीक है, तो ये लेस होता है तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं। फिर आपका जो फाइनल आंसर बचता है ये होता है आपका नेट इंटरेस्ट पेबल ऑब्लिक रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लिख लेना एज इट इज, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लिख लेना है। और इसको लिखने के बाद अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सीधा आपके स्टडी मटेरियल के सवाल पे लेके आऊंगा। पूरा हम सवाल पढ़ के समझेंगे कि वो सवाल आपसे क्या मांग रहा है, और फिर मैं आपको धीरे धीरे करके जो भी आपने कॉन्सेप्ट में लिखा है सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टडी मटेरियल के सवाल की ओर। आप लोग खोल लीजिएगा अपने स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर भी मैं बता देता हूं, पेज नंबर है 6.118। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, तो एक बार पढ़ना क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। तो कहता है ऑन 2 जनवरी 2020 विनोद ओपन द करेंट अकाउंट विद द अलाहाबाद बैंक लिमिटेड।
तो विनोद कोई व्यक्ति है, उसने इलाहाबाद बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया। कौन सी डेट को खुलवाया? 2 जनवरी 2020 को खुलवाया। एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹30,000। तो भाई जब अकाउंट खुलवाते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि आपने बस अकाउंट खोल के छोड़ दिया। जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको प्रैक्टिकली अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ पैसा भी जमा करना पड़ता है अकाउंट खुलवाते वक्त। तो विनोद ने अपना अकाउंट खुलवाया 2 जनवरी को और 30,000 रुपए उसमें जमा कर दिए। आगे कहता है ही फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हुई है यहाँ पे, इस लाइन को उसने यहां ना लिख के यहां पे लिखना चाहिए था। बट एनीवे वो कह रहा है कि उसने क्या नाम है, विनोद ने अकाउंट में कुछ पैसे और भी जमा करे अलग अलग डेट पे। जैसे कि 15 जनवरी को इसने जमा करे कितने? 12,000 रुपए। 12 मार्च को इसने अपने अकाउंट में और जमा करे 8,000 रुपए। और 10 मई को उसने कितने जमा करे? 16,000 रुपए। फिर कहता है हिज विड्रॉल वर एज फॉलोज। तो उसने विड्रॉ भी करे, है ना, अकाउंट से आप विड्रॉ भी करते हो। जब आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा करते हो तो टाइम टू टाइम आपको विड्रॉ भी करने की जरूरत पड़ती है। तो उसने विड्रॉ भी करे। तो अगेन इसमें भी उसने 3 डेट्स बता रखी हैं। जैसे 15 फरवरी को उसने बोला कितने विड्रॉ करे? 26,000 रुपए। 10 अप्रैल को कितने विड्रॉ करे? 30,000 रुपीज। एंड 15 जून को कितने पैसे विड्रॉ करे? 14,000 रुपए। आगे कहता है शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि आप इलाहाबाद बैंक हो, आप इलाहाबाद बैंक हो और आप अब विनोद का अकाउंट बनाओ। यानी अब हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? हमको इलाहाबाद बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम इलाहाबाद बैंक है जब हम ये सवाल सॉल्व करेंगे, और हमको किसका अकाउंट बनाना है? हमको विनोद का अकाउंट यानी कस्टमर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो विनोद क्या है? विनोद इलाहाबाद बैंक का कस्टमर है, तो हमको कस्टमर का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन में समझ जाना है कि आपको करना क्या है, क्या कहानी है, किसके पर्सपेक्टिव से आपको काम करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तब आपको जाके सवाल समझ आता है। अच्छा, आगे क्या कहता है? इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड एट 5% ऑन डेबिट बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। डेबिट बैलेंस पे 5% पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एंड 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। तो अब मैं आपको एक चीज आपको याद दिलाता हूं जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी कवर करी थी। आपको याद होगा जब मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का चैप्टर करवाया था, मैंने आपको बताया था जब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, जब हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं तो जब भी बैंक का बैलेंस बढ़ता है, जब भी बैंक में बैलेंस बढ़ जाता है, तो हम नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि हम कहते हैं भाई बैंक अकाउंट हमारा एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करो। लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक उल्टा करता है ना। तो बीआरएस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, जब भी बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक क्या करता है? बैंक क्रेडिट करता है। और इसका रीजन भी मैंने बताया था, बैंक क्रेडिट क्यों करता है? क्योंकि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि पैसा जो बैंक में डाल रहा है वो कस्टमर का है, बैंक का तो पैसा नहीं है, वो कस्टमर का पैसा है। तो बैंक की कस्टमर की तरफ लाइबिलिटी बढ़ जाती है जब जब भी कस्टमर बैंक में पैसा डालता है, या जब जब भी कस्टमर का बैंक का बैलेंस बढ़ता है। सिमिलरली जब भी कस्टमर का बैंक का बैलेंस कम होता है तो बैंक क्या करता है? बैंक इसको डेबिट करता है। हम तो क्रेडिट करते हैं, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब बैंक कम होता है, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अगर बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक की लाइबिलिटी अब कम हो रही है, कस्टमर की तरफ की एक लाइबिलिटी कम हो रही है, तो बैंक इसलिए डेबिट करता है। तो दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, याद रखना। ठीक है, यानी कि जब जब भी हम पैसा डिपॉजिट करेंगे अपने अकाउंट में तो बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और जब जब भी हम पैसा अकाउंट से विड्रॉ करेंगे तो बैंक इसको डेबिट करेगा। ये आपको याद रखना है, दिस शुड बी क्लियर हमेशा। ठीक है, बीआरएस के चैप्टर में भी डिस्कस करते हैं और यहां पे भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज आप ध्यान में रख लोगे, इस चीज को समझ जाओगे, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है जब जब भी बैंक का बैलेंस डेबिट बैलेंस रहे तब बैंक को 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और जब जब भी क्रेडिट का बैलेंस रहे तब 2% का इंटरेस्ट बैंक को देना है कस्टमर को, है ना। डेबिट बैलेंस पे कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज होगा और क्रेडिट बैलेंस पे कस्टमर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन 30 जून 2020। तो ये भी क्लियर रखना कि आपको जो अकाउंट बनाना है वो कौन सी डेट तक का बनाना है? 30 जून 2020 का बनाना है।
कैलकुलेशन में भी करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपी, यानी नॉर्मली राउंड ऑफ कर लेना। और इसको भी ध्यान से पढ़ना, अज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। वो कह रहा है एक साल में 365 दिन अज्यूम करो, ऐसा वो क्यों कह रहा है और ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन में जो ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है, एंड 2020 इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब क्या हुआ कि फरवरी में आइडियली होते कितने दिन है, 29 डेज। तो इस क्वेश्चन में फरवरी का महीना आएगा, मैं फरवरी में कुछ डेज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सो आइडियली वी शुड टेक 29 डेज। बट क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि आप छोड़ दो, आप तो यही अज्यूम करो कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, यानी अब लीप ईयर के चक्कर में मत पड़ो। दैट मीन्स हम लोग फरवरी में, इवन दो साल चल रहा है 2020 लीप ईयर चल रहा है, हम फरवरी में 28 डेज ही कंसिडर करके चलेंगे। तो ये मतलब है इस लाइन का, इसलिए इस चीज को भी आपको गौर करना, राइट। चलिए, तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होगी क्वेश्चन की कहानी क्या है और क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, राइट। तो अगेन इलाहाबाद के बैंक के बुक्स में एक तरह से आप समझ लो, हमको कस्टमर का अकाउंट बनाना है, हमको विनोद का अकाउंट बनाना है। आ जाओ जी, तो मैं क्या इधर आ जाता हूं। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जब हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर का अकाउंट बनाना पड़ता है, हमको तब यूज करना होता है अपना मेथड नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। ये जो मेथड होता है वो कॉमनली किसके केस में यूज होता है, वो यूज होता है इन केस ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स के केस में हम जनरली कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम जब भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में बैंक का इस तरह का सवाल आएगा तो हमको ये वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अब इस मेथड की खासियत क्या होती है, तो पहले हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं और साथ साथ समझेंगे। तो लिखना शुरू करता हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो आप लोग पहले मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं लिखना शुरू करना। तो पहले हम लोग अकाउंट की हेडिंग डालते हैं, हम बना रहे हैं अल्टीमेटली अकाउंट। तो अकाउंट की हेडिंग कैसे पड़ेगी इसमें, तो याद रखना इलाहाबाद बैंक हम विनोद का अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, और पूरा जो क्वेश्चन में लिखा है वो पूरा लिख लेता हूं मैं, इलाहाबाद बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको पहले हेडिंग डालनी होती है प्रॉपरली। अच्छा, अभी तक हमने जो भी पुराने मेथड्स में अकाउंट करंट बनाया, दोनों भी मेथड्स में, उसमें हम लोग टी शेप में अकाउंट बनाते थे, उसमें हम लोग टी शेप में अकाउंट बनाते थे। नॉर्मल जैसे डेबिट साइड एक होता था, क्रेडिट साइड एक होता था। लेकिन जब यहां पे बनेगा, तो यहां पे जो अकाउंट करंट बनेगा वो बनेगा थोड़ा अलग ढंग से। अगर आप लोगों ने कभी अपने पेरेंट्स की पासबुक देखी होगी, पता नहीं आप लोगों ने बैंक की कभी पासबुक देखी है कि नहीं, बट अगर नहीं देखी है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ के उनकी बैंक की एक बार पासबुक देखना कि उसका वो किस प्रकार का फॉर्मेट बनता है। तो आप जब यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाओगे, आपको कुछ कुछ उसकी याद आएगी, कुछ कुछ अपने जब बैंक के पासबुक के फॉर्मेट होता है या फिर जो बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह निकलती है, उस प्रकार का आपको कुछ फॉर्मेट ये दिखेगा। तो कैसे हमें बनाना होता है, तो बहुत केयरफुली बनाना मेरे साथ साथ। या पहले आप देख लेना क्या क्या इसमें कॉलम बनाने। पहला कॉलम आपको डालना होता है डेट का, पहला कॉलम आपको डेट का डालना होता है। फिर आपको डालना होता है पर्टिकुलर्स, फिर आपको एक कॉलम डालना होता है पर्टिकुलर्स का। फिर नेक्स्ट कॉलम होता है डेबिट कॉलम। सिमिलरली अगला कॉलम होता है क्रेडिट कॉलम। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना होता है डेबिट और क्रेडिट। क्यों लिखना है अभी सब समझ आएगा धीरे धीरे, पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि आपको क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं। नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना होता है बैलेंस। नेक्स्ट कॉलम आपको बनाना होता है बैलेंस का। अगला कॉलम बनता है डेज का। अगला कॉलम बनता है डेबिट प्रोडक्ट। और सिमिलरली अगला कॉलम बनता है क्रेडिट प्रोडक्ट। इतने आपके कॉलम बनते हैं। तो टोटल कितने कॉलम्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल आपको बनाने होते हैं 9 कॉलम। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूं। वैसे तो आपको स्टडी मटेरियल में भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर सकते हो, सेम फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट दिखता है। तो जब आप रजिस्टर में सॉल्व करोगे इसको, तो फ्रेश पेज में सॉल्व करना और अगेन रजिस्टर्स को अपना लैंडस्केप वे में रख के करके इसको करना, राइट।
तो आप अकाउंट करेंट का जब भी सवाल करो तो बेटर यही रहेगा, आप अपने रजिस्टर्स पे फुल पेज को यूज करो, फ्रेश पेज पे करो, और रजिस्टर्स को टेढ़ा रख के, मतलब लैंडस्केप मोड में लाके करना, तो आपका एटलीस्ट साफ साफ आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आप लोग मेरे साथ साथ इस कॉलम को बना लें, और मैं जैसे जैसे आपको करूं कहानी बताता रहूं, वैसे वैसे आपको कहानी लिखती रहनी है। अब आपको सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शंस डालनी शुरू करनी है। अगेन याद रखना, इलाहाबाद बैंक हम इलाहाबाद बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। ठीक है, तो बैंक में सबसे पहले क्या हुआ इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन ने बोला 2 जनवरी को विनोद ने अपना अकाउंट खुलवा के 30,000 रुपए जमा करे, डिपॉजिट करे। तो कौन सी डेट को, 2 जनवरी को, तो मैं डेट डाल देता हूं 2 जनवरी 2020। ठीक है, तो जमा करे बैंक में, तो बैंक के पास पैसा आया, तो बैंक लिखेगा इसको बाय कैश, बाय कैश। ठीक है, तो बैंक अपने पास कहीं ना कहीं कैश एक प्रकार से समझो डेबिट कर रहा है, क्योंकि उसके पास कैश आया। अच्छा, अब बैंक में जमा हो रहा है पैसा, तो आप इसको कहां लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट में? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका क्वेश्चन में दिखा के। हम इसको क्या लिखेंगे, जब बैंक में पैसा जमा होगा, कस्टमर अकाउंट में जमा करेगा, तो बैंक में बैलेंस उसका बढ़ जाएगा और बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बैंक उसको क्रेडिट पे लिखेगा। ठीक है, हम तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन बैंक इसको क्रेडिट साइड में डालेगा। तो हमको इसको कहां डालना होगा, हमको इसको क्रेडिट में डालना होगा। तो कितना अमाउंट था, 30,000 का अमाउंट था, और हम 30,000 लिख लेंगे। ये हो गया, हमने ट्रांजैक्शन डाल दी। अब इस ट्रांजैक्शन की इस मेथड की क्या खासियत होती है? इस मेथड की पहली खासियत ये होती है, जो यहां पे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, हम लोग हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकालते हैं। अंडर दिस मेथड बैलेंस ऑफ अकाउंट इज टेकन आउट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। तो जनरली हम जब टी शेप्ड अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शन डाल के फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। लेकिन इस मेथड में हम क्या करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद अलग अलग से बैलेंसेस टेक करते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, अपने पेरेंट्स से पासबुक मांग के देखना, उनकी बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखना, उसमें यही होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद वो बैलेंस बताता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, इसके बाद इतना बैलेंस बचा, अगला ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद इतना बैलेंस बचा, उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें इतना बैलेंस बचा। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस निकालना होता है। तो आप एक प्रकार से ये समझ लो कि आप बैंक की पासबुक बना रहे हो, आप बैठ के पासबुक बना रहे हो, आप ऐसा सोच लो। ठीक है, तो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, हमको हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस लिखना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी देखो कोई ओपनिंग बैलेंस तो था नहीं, तो जब 30,000 रुपए बैंक में जमा हुआ अकाउंट में, तो कितना बैलेंस आ रहा होगा 30,000 जमा होने के बाद, 30,000 ही आ रहा होगा। तो इसको मैं बैलेंस डाल देता हूं, बैलेंस मेरा कितना है 30,000। अच्छा, बैलेंस में भी आप रुपीस का कॉलम लगा लेना, रुपीस का साइन जरूर लगा लेना, क्योंकि ये भी रुपीस में डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? तो ये क्या है, ये क्रेडिट हुआ है, ये बैंक में क्रेडिट हुआ है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट लिखा है, इसमें हमको लिखना होता है कि इसमें कौन सा बैलेंस बचा है। जो बैलेंस आपने 30,000 का लिखा है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? तो हम बोलेंगे यहाँ पे ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट। नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन। नेक्स्ट आपको नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी होती है। अब नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो इस पे भी मैं आपको अपने वापस कॉन्सेप्ट में लेके आता हूं, जो मैंने लिखवाया। देखो क्या लिखा ना इसमें, नंबर ऑफ डेज अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन। हमको हर ट्रांजैक्शन के बाद नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी होती है। बट ये नंबर ऑफ डेज होता क्या है, अगेंस्ट ईच ट्रांजैक्शन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स डेट या फिर ड्यू डेट, यानी ट्रांजैक्शन की डेट समझ लो आप, टू द डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, टू द डेट ऑफ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बस अभी इतना ही पढ़ना, आगे क्या अगला एंड के आगे क्या लिखा है ये मत पढ़ना, यहीं तक पढ़ना। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको नंबर ऑफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके आपको नेक्स्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के बीच की डेज निकालनी होती है। तो यहां पे आपको नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई नेक्स्ट जो इसके बाद की ट्रांजैक्शन हो रही है वो कौन से डेट पे हो रही है। ठीक है, ये आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा, तभी डेज की कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आ जाओ जी क्वेश्चन पे मैं आपको एक बार लेके आता हूं। तो क्वेश्चन में आपको देखना कैसे, तो पहली ट्रांजैक्शन तो हमने 2 जनवरी की डाली। अब इतनी सारी डेट्स में आपको देखना है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को पड़ रही होगी। तो आपको दिखेगा कि 2 जनवरी के बाद हमारी अगली ट्रांजैक्शन पड़ी 15 जनवरी की, और 15 जनवरी को भी अकाउंट में पैसा हमने जमा करा। तो नेक्स्ट डेट हमारी जो पड़ रही है वो 15 जनवरी की पड़ रही है। तो पहले मैं इसके नीचे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट डाल देता हूं 15 जनवरी 2020। ठीक है, 15 जनवरी 2020। तो अब आपको 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच का दिन गिनना है, और गिनती वही सिंपल है बहुत, 15 - 2 कर दो। 15 जनवरी 2 जनवरी, तो 15 - 2 कर दो, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके 13 डेज।
नंबर ऑफ डेज 13 डेज आ जाएंगे। इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस 30,000 रुपए का रहा 13 दिन तक। 13 दिन तक हमारा जो बैलेंस है वो 30,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस रहा। इसका पढ़ने का तरीका ये है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, पढ़ने का तरीका क्या है, हमारा 30,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस रहा कितने दिनों के लिए, 13 दिनों के लिए। इसका मतलब ये है। अब क्या है, इसके बाद आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। तो प्रोडक्ट का निकालने का तरीका क्या है, वापस से आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट में। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ दिखा रहा हूं सारी चीजें। देखो, अकॉर्डिंगली आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो प्रोडक्ट निकालने का क्या फॉर्मूला है, बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। वो बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन इंटू नंबर ऑफ डेज। बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन इंटू नंबर ऑफ डेज। और अगर ये बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है, जो आपने बैलेंस यहां पे लिया ये डेबिट बैलेंस है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये डेबिट प्रोडक्ट के कॉलम में आ जाएगा। और अगर आपका ये जो बैलेंस आपने लिया ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम के अंदर आएगा। सिंपल, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में अप्लाई करें इस चीज को। तो हमारे यहां पे बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन कितना बच रहा है, आप बोलोगे सर 30,000 रुपए बच रहा है। अच्छा, ये बैलेंस कौन सा बच रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो इसका प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, पहली बात बैलेंस इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी दिस इंटू दिस। और ये कौन से कॉलम के अंदर आना चाहिए ये प्रोडक्ट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है यहां पे, तो ये जो प्रोडक्ट आएगा वो क्रेडिट प्रोडक्ट के अंदर आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 13 आ रहा है मेरे ख्याल से 3,90,000 रुपए, 3,90,000। ये तरीका हो गया आपका, काम खत्म, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारी ट्रांजैक्शन डालनी है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को भी डिपॉजिट ही हो रहा था कैश कम में, तो सेम चीज आ जाएगी बाय कैश, सेम चीज आ जाएगी बाय कैश। तो यहां पे मैं यहां 0 डाल देता हूं। तो ये भी जमा हो रहा है पैसा, तो हम क्रेडिट करेंगे, बैंक मतलब क्रेडिट करेगा। कितने रुपए जमा हो रहे हैं, 12,000 जमा हो रहे हैं। तो ये क्रेडिट बैलेंस ही रह रहा होगा जमा होने के बाद, तो इसको मैं क्रेडिट लिख लूंगा। अब बैलेंस कितना हो गया, अब यहां पे बैलेंस उठा के 12,000 मत लिख देना, अब ये टोटल बैलेंस कितना हो गया। पहली ट्रांजैक्शन में तो 30,000 रुपए जमा हुए थे 0 से, तो बैलेंस 30,000 रुपए हो गया था। अब इसके बाद मैंने 12,000 रुपए अकाउंट में और जमा कर दिए, तो अब ये 30,000 से बैलेंस बढ़ के मेरा कितना बैलेंस हो गया होगा, ये बैलेंस हो गया होगा 42,000। 42,000। अब नंबर ऑफ डेज की आपको कैलकुलेशन करनी है। तो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, आपको पहले देखना होगा कि अगला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को हो रहा है। तो आप वापस अपने सवाल में देखोगे, तो देखो सवाल में अगला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है। तो 15 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट डेट आपकी पड़ रही है वो पड़ रही है, अगर आप यहां पे नजर मारोगे, एक मिनट देना, नेक्स्ट डेट आपकी कौन सी पड़ रही है, ये पड़ रही है 15 फरवरी। 15 जनवरी के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डेट आपकी 15 फरवरी को पड़ रही है, यानी एक विड्रॉल की डेट पड़ रही है। तो नेक्स्ट डेट मुझे पता लग गई क्या है, 15 फरवरी। तो मैं अपने वापस से आ जाता हूं, यहां पे मैं लिखूंगा 15 फरवरी। अब मुझे जो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है वो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच की करनी है। तो करने का तरीका वही है, करने का तरीका कोई नहीं बदला, सेम है। नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है। जनवरी में कैलकुलेटर उठाओगे आप, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 लिखोगे, तो इसमें से 15 हटा दोगे, तो जनवरी के 16 दिन आ गए, और फरवरी के 15 दिन ऐड कर देना। तो कितने कैलकुलेटर में आपका आ जाएगा, 31 डेज। तो बस 31 डेज आपका आ जाएगा, यहां पे आपको आ जाना यहां पे। तो यहां पे आप लिखोगे कितने दिन आ गए आपके, 31 डेज। और अभी भी क्रेडिट प्रोडक्ट चल, सॉरी अभी भी क्रेडिट बैलेंस चल रहा है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्रेडिट प्रोडक्ट ही आएगा। मैं यहां 0 डाल देता हूं, यहां पे भी डैश डाल देता हूं। तो 42,000 इंटू 31, ये मेरा क्रेडिट आ जाएगा क्रेडिट प्रोडक्ट के अंदर, 13,02,000। 13,02,000, ये भी काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। तो 15 फरवरी को विड्रॉल हुआ है, 15 फरवरी को विड्रॉल हुआ है। तो जो विड्रॉल होता है उसमें बैंक कैसे लिखता है, हम बैंक की तरह लिख रहे हैं। जैसे बैंक आप पासबुक में दिखेगा आपको, या आपके बैंक की स्टेटमेंट में दिखेगा, जब भी कैश जमा होता है तो वो बाय कैश लिखता है, वो बाय कैश लिखता है बैंक वाले पर्टिकुलर्स के अंदर। और जब भी जमा विड्रॉ कर देता है कस्टमर अपने अकाउंट से, तो वो उसको टू सेल्फ लिखता है, यानी कस्टमर ने अपने लिए विड्रॉ कर दिया, इसलिए वो उसको टू सेल्फ लिखता है। आप बोलोगे कि सर यहां में टू कैश नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बैंक का कैश कम हो जाएगा। यस, टू कैश लिखना चाहिए आइडियली, यस आपकी बात ठीक होगी अगर आप ऐसा सोचोगे, लेकिन हम बैंक की तरह कर रहे हैं, तो बैंक इसको टू कैश कभी नहीं लिखता, वो बैंक उसको टू सेल्फ लिखता है जब भी कस्टमर अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करता है। तो ये हो गई बात खत्म। अब इसको मैं किसके अंदर लिखूंगा, डेबिट के अंदर या क्रेडिट के अंदर। अब बैंक में बैलेंस कम हो रहा है, विड्रॉ होने से बैंक का बैलेंस कम हो रहा है कस्टमर का,
तो बैंक क्या करेगा, जब भी बैलेंस कम होगा उसको वो डेबिट करेगा, ये मैं आपको बता चुका। तो डेबिट करने पे अच्छा अमाउंट कितना दे रखा है, 26,000, 26,000 का अमाउंट दे रखा है, तो इसको हम डेबिट के नीचे लिखेंगे, इसको हम डेबिट के नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब आपका बैलेंस कितना बचेगा। अब आप क्या गलती कर सकते हो, आप बोलोगे सर 42,000 उसमें 26,000 रुपए ऐड कर दो तो हमारा बैलेंस अब बच गया 68,000 का। आप जल्दबाजी में ये काम करोगे, लेकिन नहीं, अब बैलेंस कितना बचा। अभी तक मेरा बैलेंस चल रहा था क्रेडिट बैलेंस, अभी तक मेरा बैलेंस चल रहा था क्रेडिट बैलेंस, ये अभी तक मेरा क्रेडिट बैलेंस चल रहा था 42,000 का। अब इसमें से डेबिट हो गया 26,000 रुपए, 42,000 के क्रेडिट बैलेंस में से 26,000 डेबिट हो गया। तो अब मेरा क्या बैलेंस बच गया, तो 42,000 का क्रेडिट बैलेंस था, तो जब अगर क्योंकि इसके बाद डेबिट हो गया 26,000 तो मैं 42,000 में से 26,000 माइनस करूंगा, तो माइनस करके अभी भी 16,000 का बैलेंस बच रहा है, 16,000 का बैलेंस बच रहा है। तो अब मेरा 16,000 का बैलेंस बचा हुआ है, और कितने कौन सा बैलेंस है ये, अभी भी क्रेडिट बैलेंस है, अभी भी एक क्रेडिट बैलेंस है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। अब नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो वही फटाफट देख लो, अगला ट्रांजैक्शन कौन सी डेट को रहा है। अब आप अपने क्वेश्चन में देखते रहना, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर रहा, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने से मेरा पेन हैंग हो जाता है कभी कभी, इसलिए अब आप अपने सवाल में देखते रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिख रहा है 15 फरवरी के बाद जो अगली ट्रांजेक्शन हो रही है, मेरे ख्याल से हो रही है 12 मार्च को, 12 मार्च को एक और डिपॉजिट हो रहा है। तो पहले मैं अगली डेट लिख लेता हूं, 12 मार्च, यस 12 मार्च, तो 12 मार्च 2020। ठीक है, तो अब 15 फरवरी से 12 मार्च के बीच के दिन की आपको गिनती करनी है। तो कैसे करना है, वही तरीका है। अब फरवरी में आप लोगे 28 डेज, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको 365 डेज लेके चलना है। तो फरवरी के 28 डेज लोगे, इसमें से 15 हटा दोगे तो बचेंगे 13, और प्लस मार्च के 12 दिन इसमें ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 25। तो अब वही है, बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो 25 इंटू 16,000 आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है 4 लाख रुपए का, ये कौन से कॉलम के अंदर आएगा, क्रेडिट प्रोडक्ट के कॉलम में आएगा। ठीक है, और ये कौन से कॉलम में आएगा, ये वाली बात भी वैसे मैंने आपको लिखवा दी थी, मैंने यहां पे बस दिखाया नहीं। देखो यही बात हमने लिखी थी शायद, मैंने पता नहीं दिखाया कि नहीं, कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम डेबिट प्रोडक्ट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट प्रोडक्ट में लिखेंगे, ये आपको याद रखना। राइट अच्छा, अब 12 मार्च को क्या हुआ, 12 मार्च को फिर से पैसा जमा करा है कस्टमर ने, तो हम लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश, और एक कौन से इसके अंदर लिख लेंगे, दोबारा से जमा हो रहा है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, कितना आएगा 8,000, 8,000। ठीक है, तो 8,000 जमा होते ही क्या हुआ, मेरा 16,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी चल रहा था, उसमें और 8,000 रुपए क्रेडिट हो गए, तो अब मेरा क्रेडिट बैलेंस बढ़ के कितना हो गया होगा, 24,000। तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस अगेन आ रहा होगा, हो गई इतनी बात खत्म। अब नंबर ऑफ डेज के लिए अगेन क्या करना है, आपको नेक्स्ट डेट तक का कैलकुलेशन करना है। तो 12 मार्च के बाद अगली डेट कौन सी दिन को पड़ रही है, मेरे ख्याल से पड़ रही है 10 अप्रैल को। मार्च की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, और अप्रैल में एक ट्रांजेक्शन है 10 अप्रैल की, तो यह आ जाएगा 10 अप्रैल 2020। यानी अब आपको जो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है 12 मार्च से 10 अप्रैल की करनी है, तो कर लो। अगेन तरीका वही आपका, मार्च के 31 दिन होते हैं, इसमें से 12 हटा दो, आ गया 19, इसमें 10 ऐड कर दो, तो आ रहा है आपका कैलकुलेटर में आ रहा होगा 29 डेज। तो आपको नंबर ऑफ डेज डालने 29 डेज, और पढ़ने का तरीका वही है। मतलब क्या है ये, कि अब मेरा 24,000 का क्रेडिट बैलेंस रहा कितने दिनों के लिए, 29 डेज के लिए। 24,000 का क्रेडिट बैलेंस रहा 29 डेज के लिए, तो बस आप प्रोडक्ट निकाल लो, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो प्रोडक्ट आपका क्रेडिट प्रोडक्ट आएगा, और कितना आएगा 24,000 इंटू 29, ये आएगा 6,96,000, 6,96,000। तुमसे लिख लेता हूं इसको, 6,96,000। खत्म कहानी। अच्छा, अब अगली ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। 10 अप्रैल को अगेन विड्रॉल हुआ है, तो क्या लिखेंगे हम, टू सेल्स। और बहुत केयरफुली लिखना, बाय कैश टू सेल। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। बच्चे क्या करते हैं, टू कैश अपनी मनमर्जी से कुछ भी लिख लेते हैं। भाई अपनी मनमर्जी से कुछ मत लिखना, हर चीज का सही तरीका होता है। तो कैश जमा हो रहा था तो बाय कैश ही लिखोगे, टू कैश कुछ और नहीं लिखना, बाय कैश लिखना है। विड्रॉ हो रहा है तो आपको टू सेल्फ लिखना है, ये नहीं कि आप बाय सेल्फ लिख रहे हो या उल्टा सीधा कुछ भी लिख के आ रहे हो। तो इसको आपको प्रॉपरली करना है काम, ठीक है। बैंक उल्टा सीधा नहीं लिखता, बैंक में एक सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें आती है, तो हमको भी उसी प्रकार से सिस्टमैटिक वे में चीजें करनी है। चलो अच्छा, विड्रॉ हो रहा है तो अगेन अब तो पता है आपको, डेबिट साइड पे आ जाएगा, इसको डेबिट कॉलम में डाल देंगे। तो कितना पैसा विड्रॉ हो रहा है, 30,000 विड्रॉ हो रहा है।
30,000 विड्रॉ हो रहा है। अब देखो, अब यहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना है। अभी जो मेरा बैलेंस चल रहा था, अभी तक कितना चल रहा था, 24,000 का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था। 24,000 का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था। अब इस 24,000 के क्रेडिट बैलेंस में से हमारा 30,000 डेबिट हो गया। यानी क्रेडिट तो बैलेंस मेरे पास 24,000 ही था, है ना, लेकिन मैंने डेबिट ज्यादा कर दिया, मैंने डेबिट 30,000 रुपए से कर दिया। तो अब 24,000 के क्रेडिट बैलेंस में से अगर मैं 30,000 डेबिट कर दूंगा, तो अब मेरा बैलेंस जो नया निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो क्या क्रेडिट बैलेंस निकल के आएगा कि वो डेबिट बैलेंस निकल के आएगा? द आंसर इज डेबिट बैलेंस निकल के आएगा। क्यों डेबिट बैलेंस निकल के आएगा? क्योंकि जो हमारा क्रेडिट बैलेंस था वो तो 24,000 ही था, लेकिन हमने डेबिट ज्यादा अमाउंट कर दिया 30,000 का। तो अब जो मेरा रिजल्टेंट बैलेंस नया निकल के आएगा, जो भी आएगा वो डेबिट बैलेंस आएगा। और वो आएगा कितना? वो आएगा 6,000, है ना। 24,000 में से 30,000 जब हटा दोगे आप तो कितना बचेगा? 6,000 बचेगा। और ये बैलेंस क्या बचेगा? डेबिट बैलेंस बचेगा। तो यहां पे आपको केयरफुल रहना है। इसमें मैं स्टार डाल देता हूं दोनों भी चीजों पे। यह आपको केयरफुल रहना है। तो ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है। यहां पे अब हमारा क्रेडिट बैलेंस से चेंज होके हो गया बैलेंस डेबिट बैलेंस। अच्छा, नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन तो बस उसी तरह से होगी। तो 10 अप्रैल के बाद अब देख लो अगला ट्रांजेक्शन कब हो रहा है। तो अब तो एक ही अगला ट्रांजेक्शन मई में ही हो रहा है, 10 मई को हो रहा है 2020। अगेन पैसा जमा ही हो रहा है। तो अब आपको 10 अप्रैल से 10 मई के बीच की कैलकुलेशन करनी है। तो तरीका वही है भाई आपका, 30 - 10, 30 दिन होता है अप्रैल में, तो 30 - 10 अप्रैल के 20 दिन और मई के और 10 दिन। तो नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 30 डेज। अच्छा, प्रोडक्ट तो आप निकाल लोगे बैलेंस इनटू डेज, लेकिन अब ये कौन से कॉलम के अंदर आप लिखोगे? अब आप इसको डेबिट प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर लिखोगे। क्यों? क्योंकि अब आपका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे डेबिट प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा? 18 और 4 बार 0, यानी 1,80,000। 1,80,000। तो बहुत केयरफुली आपको काम करना है। नेक्स्ट, अब 10 मई को क्या हुआ भाई? 10 मई को दोबारा से पैसे जमा करे। भाई यही करता रहता है ये बंदा, है, इसके पास कोई और काम धंधा है नहीं, बस पैसा जमा करो, पैसा निकालो, पैसा जमा करो, पैसा निकालो। तो ये खेल रहा है अपने बैंक अकाउंट के साथ। खैर, जो भी कर रहा है हमको तो काम करना पड़ेगा। बैंक को क्या है, बैंक में तो अगर जमा हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो बैंक को तो एंट्रीज डालनी पड़ेगी। तो हमको तो भाई एंट्रीज डालनी पड़ेगी। तो अब बैंक में दोबारा से जमा हो रहा है कितने रुपए? 16,000 रुपए जमा हो रहे हैं। तो 16,000 रुपए जमा हो रहे हैं क्योंकि, तो इसको हमको क्रेडिट करना होगा। अच्छा, अब इसमें अगेन फिर से केयरफुल हो जाना। अब बैलेंस हमारा क्या होगा? अब हमारा 6,000 का डेबिट बैलेंस चल रहा था, और 6,000 के डेबिट बैलेंस में हमने 16,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। 16,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। तो अगेन अब मेरा जो नया बैलेंस निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? वो डेबिट बैलेंस से बदल के क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो अगेन ध्यान देने वाला पॉइंट, इस पे भी मैं स्टार डाल देता हूं। अच्छा, कितना क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा? तो 6,000 तो डेबिट था, तो 6,000 डेबिट से लेके मुझे 0 पे आना है एक बार, वो तो हो गया खत्म। और फिर मैं 10,000 रुपए से और बढ़ा दूंगा, अपना क्रेडिट कर दूंगा। तो मेरा रिजल्टेंट नया बैलेंस जो निकल के आएगा वो 10,000 का निकल के आएगा। इस पे भी स्टार डाल देता हूं, यहां पे भी आपको केयरफुल रहना है। तो अब मेरा बैलेंस कितना हो गया? 10,000 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। और नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज के लिए वही देखो, अगली ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे हो रही है? 15 जून को हो रही है। अगली ट्रांजैक्शन 15 जून को हो रही है। मैं लिख देता हूं 15 जून 2020। तो अब आपको 10 मई से 15 जून तक की काउंटिंग करनी है। तो वही है, मई में 31 दिन, उससे 10 हटा दो तो आ गए 21 दिन मई के, प्लस 15 दिन जून के। तो ये कितना आ रहे हैं? 36 डेज आ रहे हैं। 36 डेज आ रहे हैं। तो यहां पर मैं 36 लिख देता हूं। और इसको कौन से कॉलम के अंदर लिखूंगा? डेबिट प्रोडक्ट या क्रेडिट प्रोडक्ट? क्योंकि यहां पे बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो गया है, तो हम इसको क्रेडिट प्रोडक्ट के अंदर लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा? ये तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, ये आएगा 3,60,000। 3,60,000। खत्म कहानी। अच्छा, अब अगली ट्रांजैक्शन जो हमने बोली थी 15 जून की हो रही थी। अगेन पैसा वही विड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम फिर से लिख देंगे टू सेल्फ। विड्रॉ हो रहा है तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे। कितना? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। ठीक है, अब फिर से यहां पे दोबारा से ध्यान देने वाला पॉइंट वही है। अब हमारा क्रेडिट बैलेंस 10,000 का चल रहा था, पर कस्टमर ने क्रेडिट विड्रॉ कितने कर लिए? 14,000। तो 10,000 के क्रेडिट बैलेंस में से 14,000 रुपए यानी ज्यादा पैसे विड्रॉ कर दिए। तो अब मेरा दोबारा से बैलेंस जो है वो क्या चला गया होगा? डेबिट बैलेंस चला गया होगा। और कितना डेबिट बैलेंस हो गया होगा? 4,000 रुपए का डेबिट बैलेंस हो गया होगा। तो यहां पे भी ध्यान रखना है, इस पे भी मैं स्टार डाल देता हूं।
अब नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन, तो हम क्या अभी तक कर रहे थे, हम अगली ट्रांजैक्शन की डेट तक की कैलकुलेशन करते थे। बट अब इस क्वेश्चन में 15 जून लास्ट ट्रांजैक्शन है, 15 जून के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, 15 जून के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अब हमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कहां तक की करनी है, तो मैं आपको वापस आपके कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूं जो मैंने आपको लिखवाया था। ये भी चीज हमने लिखी हुई है। इन केस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, जो लाइन मैंने पढ़ी थी, जो थर्ड एरो पॉइंट था, तो यहां तक तो मैंने पढ़ लिया था। अब एंड के आगे पढ़ना, जो मैंने आपको पहले पढ़ने से मना किया था। एंड इन केस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन टू द क्लोज ऑफ पीरियड, तो जो हम डेज की कैलकुलेशन करते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से, जब लास्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ऑब्वियसली अगली ट्रांजैक्शन की तो मेरे पास कोई डेट होगी नहीं, तो उस केस में हम जो भी क्लोजिंग डेट होती है उस डेट तक की कैलकुलेशन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कौन सी डेट का बना रहे हैं अकाउंट करेंट, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था, जो मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था या अंडरलाइन भी करवाया था, देखना 30 जून तक की हम लोग बना रहे हैं। ये रहा जो हमने मार्क किया था। तो 30 जून तक आपको अब कैलकुलेशन करनी है। तो 15 जून से 30 जून की कैलकुलेशन करनी है आपको, और कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है। 30 डेज जून तक के हैं, इसमें से 15 हटा दोगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 15 दिन आ जाएंगे। तो वही है, आपको डेज कितने लेके चलने हैं, यहां पे 15 दिन लेके चलने हैं। एक मिनट, यस, तो यहां पे अब हमें 15 दिन लेके चलने हैं। तो अब क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा डेबिट प्रोडक्ट के अंदर 60,000 बस। तो ट्रांजैक्शन पहली बात हमने सारी डाल दी, ट्रांजैक्शन हमने सारी डाल दी। अब 2-3 लाइनों की जगह छोड़ के, ध्यान रखना, 2-3 लाइनों की जगह छोड़ के आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपको डेबिट प्रोडक्ट कॉलम के और क्रेडिट प्रोडक्ट कॉलम का टोटल करना होता है। तो 2-3 लाइन की जगह छोड़ के करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो दोनों साइड का आप टोटल कर लेना। तो डेबिट प्रोडक्ट का कॉलम का टोटल आ रहा है 2,40,000। क्रेडिट साइड का टोटल मैं कर लेता हूं 390 प्लस 13,02,000 प्लस 4 लाख प्लस 696 प्लस 3,60,000, टोटल आ रहा है 31,48,000। 31,48,000। अब आपने ये टोटल कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, अभी आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, अब आपको क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकालना होता है, नेट इंटरेस्ट, कि भाई नेट में कस्टमर से हमें इंटरेस्ट लेना है कि नेट में हमें कस्टमर को इंटरेस्ट देना है। तो इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट। अब नेट इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी होती है, तो इस क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या मिलेगा, आपको क्रेडिट बैलेंस का वो अलग इंटरेस्ट रेट देगा और डेबिट बैलेंस का अलग इंटरेस्ट रेट देगा। जब भी ये मेथड आपको अप्लाई करना होगा, तो मैं तो कहता हूं बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका कि क्वेश्चन में आपको मेथड लगाने की नहीं लगाना, वो आपको 2 इंटरेस्ट रेट देगा, डेबिट बैलेंस का अलग, क्रेडिट बैलेंस का अलग। जब भी 2 अलग इंटरेस्ट आपको डेबिट और क्रेडिट के लिए मिल जाए, तो समझ जाना आपको ये मेथड लगाना है। तो इस मेथड में आपको हमेशा 2 अलग अलग इंटरेस्ट के रेट मिलेंगे। तो क्वेश्चन में बता रखा है उसने, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, चलो कोई बात नहीं, चलो दिखा देता हूं क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो डेबिट बैलेंस पे क्वेश्चन ने बोला हुआ है 5% का इंटरेस्ट है, और क्रेडिट बैलेंस पे कितना इंटरेस्ट है, 2% का इंटरेस्ट है। तो आ जाओ जी, लिखो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, पहले आप निकालोगे क्रेडिट बैलेंस का इंटरेस्ट। तो ये कितना आएगा, और निकालने का तरीका क्या होगा, आपको लेना है टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे फॉर्मूला, देखो। तो पहले हम निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस, और कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 1/365। तो बस ये फॉर्मूला आपको यहां पे लगा लेना है। तो टोटल ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट कितना है, इधर आ जाओ, 31,48,000, 31,48,000। क्रेडिट बैलेंस पे कितना इंटरेस्ट है, 2% का इंटरेस्ट इंटू 2/100 इंटू 1/365। तो ये कितना आ रहा है, 3148 इंटू 2% डिवाइड बाय 365। तो कितना आ रहा है, 172.493 करके कुछ आ रहा है। तो मैं 172.49 तक लिख लेता हूं, ठीक है। लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस, इसका भी वही तरीका है। डेबिट बैलेंस पे जब निकालो तो आप डेबिट प्रोडक्ट का टोटल ले लो। तो ये कितना आया था,
ये आया था 2,40,000 2,40,000 इंटू कितना परसेंट है, ध्यान से 5% दे रखा है डेबिट बैलेंस पे, तो हम यहाँ 5% लेंगे इंटू वही 1/365। बस इसको भी निकाल लो, 2,40,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 365, तो ये आ रहा है कितना 32.876 करके आ रहा है। तो मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 32.88 पे, 32.8 पे। तो अब आपका नेट में इंटरेस्ट कितना आ गया, 172.49 माइनस 32.88, तो ये आ रहा है 139.61, 139.61। अब ये आ तो गया, देखो नेट इंटरेस्ट तो आपका निकल के आ गया, बट ये नेट इंटरेस्ट क्या है, क्या ये बैंक कस्टमर को देगा या क्या ये बैंक कस्टमर से लेगा नेट में, ये आपको कैसे समझना है, ये आपको लॉजिक लगा के समझना है। क्या कस्टमर को ये नेट इंटरेस्ट मिलने वाला है या कस्टमर से बैंक लेने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या सोचना है, आपको लॉजिकली सोचना है। तो देखो यहां पे हमने पहले जो ये वाला इंटरेस्ट निकाला, ये किस पे निकाला, ये हमने निकाला क्रेडिट बैलेंस पे। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी पे हम इंटरेस्ट लेते हैं या देते हैं, हम आप नॉर्मली सोचो, अब लोन होता है, लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, तो लोन पे हम इंटरेस्ट लेते हैं या देते हैं, तो लोन पे हम इंटरेस्ट देते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस पे जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो आप बैंक की तरफ से, वो क्या इंटरेस्ट है, वो बैंक के लिए तो लाइबिलिटी है, तो बैंक कस्टमर को देगा। तो मैं लिख लेता हूं 172.49 का इंटरेस्ट आपने क्या निकाला, ये वो इंटरेस्ट है जो बैंक कस्टमर को, यहां पे कस्टमर वैसे दे रखा है कस्टमर का नाम, बट कोई बात नहीं, कस्टमर का नाम विनोद है, तो मैं यहां पे विनोद लिख लेता हूं, चलो पढ़ने में और इजी लगेगा, इसको विनोद लिख लेता हूं। तो बैंक विनोद को देगा। सिमिलरली अब आपने ये वाला जो इंटरेस्ट निकाला, ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस पे। तो डेबिट बैलेंस पे जो इंटरेस्ट निकलता है वो हमको मिलता है कि हम देते हैं। आप अगेन नॉर्मल से सोचो, इन्वेस्टमेंट सोचो, जो इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट होता है, वो डेबिट होता है ना। तो इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिलता है कि हम इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट देते हैं। आप बोलोगे सर कैसा सवाल है, इन्वेस्टमेंट पे तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो सिमिलरली बैंक के लिए सोचो, डेबिट बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस पे इंटरेस्ट लेगा कि देगा बैंक कस्टमर से, तो आप बोलोगे सर कस्टमर से वो लेगा, कस्टमर से वो लेगा। तो ये क्या है, ये वो इंटरेस्ट है जो बैंक विनोद से लेगा। तो अब आप सोचो 172.49 का इंटरेस्ट बैंक दे रहा है और 32.88 का इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं नेट में वो 139.61 का इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक ये नेट में इंटरेस्ट दे रहा है, नेट इंटरेस्ट विनोद को देगा। तो ये नेट इंटरेस्ट है जो बैंक विनोद को देगा, ये नेट इंटरेस्ट है जो बैंक विनोद को देगा। तो आप पूरा लिखोगे, ये नेट इंटरेस्ट क्या है, टू बी अच्छा, नेट इंटरेस्ट टू बी, आगे रुक जाओ। अब ये जब बैंक कस्टमर को दे रहा है ये इंटरेस्ट, तो बैंक कस्टमर को क्रेडिट करेगा कि डेबिट करेगा, है ना। तो जब वो बैंक अकाउंट में उसके इंटरेस्ट डालेगा, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डाल के बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, बैंक क्रेडिट कर रहा है। तो इंटरेस्ट जब बैंक को कस्टमर को देना है, तो कस्टमर की एक प्रकार से कस्टमर की तरफ की लाइबिलिटी और बढ़ी जा रही है बैंक के लिए। इतने रुपए की 139.61 रुपीज की जो लाइबिलिटी है, 139.61 रुपीज की लाइबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है बैंक की, क्योंकि बैंक को कस्टमर को इंटरेस्ट देना है। तो ये इंटरेस्ट कस्टमर के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो ये होगा क्रेडिट। नेट इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड, है ना, दैट इज ये हम नेट इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं। ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, पेएबल टू विनोद, पूरा लिख लेंगे ताकि हमें सारी चीजों की क्लैरिटी रहे। जब आप पढ़ने बैठो, रिवाइज करने बैठो, तो आपको सारी चीजें क्लियर रहे कि हम क्या निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम क्रेडिट कर रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, अब यहां पे ध्यान से लिखना, यहां भी बच्चे उल्टा सुल्टा लिख देते हैं। अब ये इंटरेस्ट नेट में बैंक दे रहा है, तो बैंक के लिए एक खर्चा है, बैंक के लिए एक प्रकार से आप समझ लो खर्चा है। तो खर्चे को वो क्या करते हैं हम लोग, जनरली क्या, वैसे ही खर्चे को हम डेबिट करते हैं। तो आप यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट, और कौन सी डेट को, लास्ट डेट को 30 जून, ठीक है। तो अब कई बच्चे क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशन ठीक कर देते हैं, सब ठीक कर देते हैं, बट यहां बाय इंटरेस्ट लिखने की जगह टू इंटरेस्ट लिख देते हैं। भाई गलती नहीं करनी,
है ना। जस्ट बिकॉज ये लेजर अकाउंट हम नॉर्मल वाला नहीं बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाय और टू कुछ भी लिख सकते हैं, सही सही लिखना है हमको। तो इंटरेस्ट यहाँ पे हम खर्चा, एक प्रकार से आप समझ लो बैंक का खर्चा है, तो खर्चे को डेबिट करते हैं, तो इसलिए हम टू इंटरेस्ट नहीं, हम बाय इंटरेस्ट ही लिखेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, कस्टमर को करेंगे। कितने रुपए का निकाला था, 139.61, 139.61, ठीक है। तो ये मैं क्रेडिट में डाल दूंगा। अच्छा, ये डालने के बाद मुझे फिर से बैलेंस निकालना होगा। अब बैलेंस मेरा कितना आ जाएगा, 4000 के डेबिट बैलेंस में हमने 139.61 क्रेडिट कर दिया। तो ये तो मुझे क्लियर हो रहा है कि अभी भी मेरा बैलेंस तो आएगा डेबिट बैलेंस, बस डेबिट बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि हम डेबिट बैलेंस में क्रेडिट कर रहे हैं। तो 4000 में से मैं 139.61 हटा देता हूं, तो ये बच रहा है 3860.39, 3860.39। काम खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्लोजिंग बैलेंस डाल देना है। तो 30 जून को मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा कितना, यही 3860.39, कहीं ना कहीं आप समझ लो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हम यहां पे लिख देंगे 3860.39, और फिर हम लोग इसका भी टोटल कर लेंगे। हम डेबिट का और डेबिट कॉलम का और क्रेडिट कॉलम का भी टोटल करेंगे, तो आपका ये बराबर आना चाहिए। अगर आपने सारी चीजें सही से ही साइड पे डाली होगी तो ये बराबर आएगा। तो मैं देख लेता हूं, 26,000 प्लस 30,000 प्लस 14,000, तो डेबिट का टोटल 70 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल देखना क्या आ रहा है, हटो भाई, हाँ 30 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 139.61 प्लस 3860.39। तो यस, यहां का भी टोटल आपका 70,000 आएगा। दैट मीन्स अब आपका काम खत्म हुआ। और क्योंकि किताब में स्टडी मटेरियल में दे रखा है, इसलिए मैं वो भी करा देता हूं। इन्होंने बस इसको 1 जुलाई यानी अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड, ओपनिंग बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। अच्छा, यहां पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और यहां पे लिख देंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 3860.39। तो आप ये भी कर लेना क्योंकि आपके स्टडी मटेरियल में करके दिखा रखा है, तो आप ये भी कर लेना। तो बेसिकली डेबिट का क्लोजिंग बैलेंस आपके ओपनिंग बैलेंस अगले महीने में आ गया और आपका नॉर्मल काम खत्म। तो इस प्रकार से आपको इस मेथड के अंदर करंट अकाउंट बेसिकली बनाना होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ आप पहली बात इस थर्ड मेथड को अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने तसल्ली से आराम आराम से पूरा मेथड कवर कराया और साथ साथ आपको तसल्ली से सवाल भी कराया ताकि आपके मन में इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।